आज की इस वीडियो में हम इतिहास के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। देखिए पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का चर्चा किया था। इसमें हम लोग 40 प्रश्नों की चर्चाएं करेंगे और देखिए 40 प्रश्नों को ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि इससे 2 गुना 3 गुना और भी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या कि ये 40 प्रश्न हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए बाबू अगर इन 40 बातों को यानी 40 टॉपिक को आप समझ लेते हैं ना, तो समझिए कि आपका जो है एग्जाम का आधा से अधिक क्वेश्चन यही से सॉल्व हो जाएगा। यानी इतिहास का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 30 मैंने बनाया था, उसमें क्वेश्चन, ये 40 क्वेश्चन है इतिहास का। क्लास 12 वाले बच्चे ध्यान से इन 40 प्रश्न को समझेंगे। देखिए सबसे पहला प्रश्न इसमें क्या है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। देखो जो सिंधु घाटी के निवासी थे, बताने उन्हें किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो धातु में सबसे फेमस धातु कौन है? लोहा। लोहा चर्चा में बहुत ज्यादा है। देखो क्वेश्चन करेगा सिंधु घाटी में किस धातु का, सिंधु घाटी के जो लोग थे, सिंधु घाटी की जो सभ्यताएं थी, जो सिंधु घाटी के निवासी थे, उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का। किसका ज्ञान नहीं था? लोहा का। लोहा का सूत्र Fe होता है। लोहा का दूसरा नाम आयरन हो सकता है, ठीक है ना। लोहा का परमाणु संख्या क्या होगा? तो 26 होता है। तो ये तो आर्ट्स वाले बच्चे को पढ़ना नहीं है। लोहा का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी के निवासियों को। दूसरा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत। देखो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता? दूसरा क्वेश्चन ये है, हड़प्पा जो सभ्यता था, जब तक हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी है? तो रावी नदी के किनारे बसी है, ठीक है ना। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। याद रखिएगा किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता। एक एक क्वेश्चन को लिखिए और नोट्स तैयार करिए। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न आपका, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? देखो जब गुप्त काल था, गुप्त काल का जब शासन चल रहा था, उस समय गुप्त काल में भारत आने वाला वो चीनी यात्री कौन था? फहियान था। कौन था? फहियान। चीनी यात्री मतलब चीन का रहने वाला भारत में आया था। उस समय गुप्त काल चल रहा था, तो गुप्त काल में भारत में आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो फहियान था। कौन था? फहियान। कौन था? फहियान। अगला चौथा प्रश्न, इंडिका के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन तो भेरी है, मतलब बीबीआई आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिका के लेखक कौन है बाबू? देखो इंडिका के लेखक जो है ना, उनका नाम मेगास्थनीज है। क्या नाम है? मेगास्थनीज है। क्या नाम है? मेगास्थनीज है। यानी इंडिका के लेखक कौन? मेगास्थनीज। पांचवा प्रश्न देखिए, अशोक किस वंश का शासक था? देखो पहले एक बात समझ लो, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम बिंदुसार, बिंदुसार के बेटा का नाम अशोक था। अशोक पूरे समझिए कि ईरान तक शासन किया था, इतना खतरनाक शासक था। देखो मायावार भी था और पूरी दुनिया नहीं, ईरान तक इसने अपना शासन चलाया था। मतलब अखंड भारत का सपना इन्होंने पूरा किया था। क्योंकि सोचिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कलिंग पर अपना अधिकार नहीं जमा पाया था, लेकिन अशोक ने क्या किया? भीषण संग्राम, भीषण युद्ध किया और कलिंग पर क्या किया? अपना अधिकार जमाया। तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम बिंदुसार, बिंदुसार के बेटा का नाम अशोक था। तो अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का था। किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। तो वही क्वेश्चन 5 नंबर है, अशोक किस वंश का शासक था? तो आंसर होगा मौर्य वंश। किस राजवंश का शासक था? मौर्य वंश, ठीक है ना। अगला देखिए छठा प्रश्न देखिए बाबू, छठा प्रश्न, महाभारत की रचना किस भाषा में? महाभारत के लेखक आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बता दिए गए थे, ठीक है ना। तो महाभारत जो लिखा गया था, महाभारत जो वेद व्यास के माध्यम से लिखा गया था, महाभारत किस भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत में लिखा गया था। उसी प्रकार से क्वेश्चन करेगा रामायण किस भाषा में लिखी गई? तो रामायण के लेखक वाल्मीकि जी है। तो रामायण किस भाषा में लिखी गई थी? तो रामायण जो लिखा गया भाषा तो भी संस्कृत था। लेकिन अगर क्वेश्चन कर दिया कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया, तो बाबू रामचरितमानस जो है ना वो हिंदी में लिखा गया, लेकिन रामायण संस्कृत में लिखा गया। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास, रामायण के लेखक वाल्मीकि जी और महाभारत के लेखक महर्षि वेद व्यास, कृष्णलीला के लेखक सूरदास, ठीक है। उसी प्रकार से हनुमान चालीसा के लेखक पूछेगा तो तुलसीदास होंगे। मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि महाभारत किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत में। रामायण किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत में। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? हिंदी में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए सतवा प्रश्न है, श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन कई बार किया है। श्वेतांबर और दिगंबर ये दो ऐसे व्यक्ति थे, तो बताना इन दोनों व्यक्तियों का संबंध किस धर्म से है? तो शैव धर्म से। ये थोड़ा हट के धर्म है, धर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये किस धर्म से संबंधित थे? किस धर्म से बिलोंग करते थे? किस धर्म से अपना संबंध रखते थे? उस धर्म का नाम था शैव धर्म। क्या नाम था बाबू? शैव धर्म। क्या नाम था उनके धर्म का? क्या नाम था? शैव धर्म। पूछेगा आज के बाद याद कर लीजिए, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है?
शैव धर्म से संबंध रखते थे। अगला प्रश्न 8वां, त्रिपिक साहित्य का संबंध किस धर्म से है? देखो त्रिपिक जो लिखा गया साहित्य था उनका धर्म बताना है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक, आज ये बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक ने अपना, कई बार क्वेश्चन भी किया कि सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया था, तो बौद्ध धर्म को, ठीक है ना। बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया? भगवान बुद्ध ने प्रचार किया था। भगवान बुद्ध का कार्य असली कौन है? तो पश्चिमी चंपारण है, चंपारण की भूमि है, ठीक है ना। देखो चंपारण की भूमि भगवान महावीर का जन्म भूमि है और भगवान बुद्ध का कर्म भूमि है, वहां पर कर्म किए थे। वही क्वेश्चन है, त्रिपिक साहित्य का संबंध किस धर्म से है? तो गौतम बुद्ध का जो गौतम बुद्ध जिस धर्म का प्रचार करते थे वही धर्म था बौद्ध धर्म। सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को। तो त्रिपिक साहित्य का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न 9वां देखिए, अल बरूनी भारत किसके साथ आया था? आप महमूद गजनी का नाम सुने होंगे, बड़ा खतरनाक भी शासक था। देखो मुगल जो शासक था, जितना विदेशी शासक अपने देश पर आक्रमण किया और देश पर राज किया, याद देखिएगा मुगलों ने लगभग 832 साल हमारे इंडिया पर राज किया था। एक बच्चा कमेंट किया था सर मुगल शासक का मतलब अंग्रेज होता है ना? नहीं बाबू, अंग्रेज तो सिख धर्म से सब बिलोंग करते थे, चर्च का पालन करते थे। देखिएगा तो कहने का सीधा सा मतलब है कि मुगल शासक का मतलब हो गया मुस्लिम संप्रदाय का राज। 832 साल अपने इंडिया पर मुस्लिम संप्रदाय राज किए हैं, ठीक है। ये सब विदेशी थे, अपने देश के मुस्लिम नहीं, विदेशी थे, ठीक है ना। इन मुस्लिमों को, इन मुगल शासकों को भगाने का काम किसने किया था पता है? वीर शिवाजी का नाम सुने, छत्रपति महाराज शिवाजी भोसले। उसके बाद राजपूताना में, आज ये राजपूताना में थे महाराणा प्रताप, जिनके घोड़े का नाम था चेटक। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेटक। क्या नाम था? चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक। तो कहने का मतलब मुगलों ने हमारे देश पर राज किया। और याद है सबसे अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम बता, तो अंत में कौन? बहादुर शाह जफर। सबसे भारत में अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। ये सारे क्वेश्चन का नोट्स बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में पूछे थे इतिहास के, ठीक है। तो अल बरूनी जो था वो भारत किस शासक के साथ आया था? तो मोहम्मद गौरी के साथ आया था। किसके? मोहम्मद गौरी का नाम सुने, इसी के साथ आया था, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला 10वां प्रश्न, इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा? जो इब्न बतूता यात्री था वो अपनी यात्रा का विवरण, यात्रा का विवरण का मतलब क्या होगा? आते जाते समय जो चीजें उसने लिखा, किस भाषा में लिखा? तो इब्न बतूता का जो यात्रा विवरण था वो किस भाषा में लिखा गया था? फारसी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? फारसी भाषा में। अगला प्रश्न देखिए बाबू, अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाया था? बताना उस शासक का नाम बताइए जिसने दिल्ली से राजधानी को क्या किया? दौलताबाद बना दिया। उसका नाम था मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? जो देश की राजधानी दिल्ली थी उसको पलट के क्या किया? दौलताबाद बना दिया। क्या किया? दौलताबाद, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करेगा किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बना दिया था? तो वो था मोहम्मद तुगलक। कौन था? मोहम्मद तुगलक। अगला 12वां प्रश्न है, तलबंदी किनका जन्म स्थान था? देखो गुरु नानक का नाम सुने हैं, ठीक है ना। गुरु नानक साहब ने क्या किया था? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया था। उत्तर भारत में आपका ये सब बिहार उहार सब चलाएगा, बिहार यूपी ये सब चलाएगा। कहने का सीधा सा मतलब जानते क्या? कहने का सीधा सा मतलब बाबू आपका ये है कि भक्ति आंदोलन का प्रचार किस संत ने किया था? क्वेश्चन करता भी है तो गुरु नानक ने। तो तलबंदी में किनका जन्म हुआ था? तो गुरु नानक का ही जन्म हुआ था, ठीक है ना। अगला देखिए 13वां प्रश्न, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगा दिया था कि तंबाकू का सेवन नहीं करना है, हानिकारक होता है? तो उस मुगल शासक का नाम बताना है। तो उस मुगल शासक का नाम है शाहजहां। किसने? शाहजहां ने क्या किया? उस पर प्रतिबंध लगा दिया। 14वां प्रश्न देखिए, दीन ए इलाही संबंधित है। दीन ए इलाही किस मुगल शासक से संबंधित है? देखो दीन ए इलाही जो है ना वो अकबर से संबंधित है। किससे संबंधित है? अकबर से। अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खान था। रहीम के पिता का नाम था बैरम खान, ठीक है ना। देखो उसी प्रकार से दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो अकबर से। आगे 15वां प्रश्न देखिए, कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना गया? देखो उस मुगल बादशाह का नाम बताना जिसको आलमगीर के नाम से जानते। आलमगीर के नाम से औरंगजेब जाना गया था और इसने शासन के लिए, राजगद्दी के लिए अपने बाप को कैद कर लिया था औरंगजेब। देखो मुस्लिमों में था ना, जब मुस्लिम का शासन चल रहा था अपने देश में, मुगलों का जब शासन चल रहा था तो ये मुगल शासक ऐसे होते थे कि सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने बाप तक को मार देते थे। ऐसे मुगल शासक ये थे। लेकिन वही आते हैं वीर शिवाजी की बात करते, अपने बाप के लिए शाहजहां से संधि करने के लिए उतारू हो गए थे। सीधी सी बात यह है बाबू कि किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से जाना गया? तो औरंगजेब के नाम से जाना गया। और याद रखिएगा औरंगजेब जो था ना अपना अंतिम जीवन किस भारत के किस दिशा में, किस क्षेत्र में बिताया था? दक्षिण भारत में अपना जीवन बिताने का काम किया था। क्वेश्चन करता भी है कि औरंगजेब अपने जीवन का अंतिम भाग किस क्षेत्र में बिताने का काम किया? तो दक्षिण भारत में बिताने का काम किया था, ठीक है।
तो कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना गया? उसका नाम था औरंगजेब। अगला प्रश्न 16 नंबर, अकबरनामा किनकी रचना? अकबरनामा किनकी रचना? देखो अकबरनामा अकबर से संबंधित है, पूछता भी अकबरनामा किससे संबंधित है? अकबर से। बाबरनामा किससे संबंधित है? बाबर से, ठीक है ना। तो अकबरनामा किससे संबंधित है? अकबर से। लेकिन पूछेगा अकबरनामा का लेखक कौन है? तो अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। क्योंकि मुगल शासक थे तो सब मुस्लिमें लिखने का काम करते थे। देखो हमारे इतिहास में क्या ना, मुगलों के बारे में, मुस्लिमों के बारे में ज्यादा चर्चा की गई है, लेकिन छत्रपति महाराज शिवाजी भोसले, महाराणा प्रताप के बारे में ये सब नहीं पढ़ा जाता। सुभाष चंद्र बोस, मतलब इनकी जो जिस मतलब इंसान ने समझिए कि हमारे देश के इतिहास को आगे बढ़ाने का काम किया, जिन्होंने सबको समान अधिकार देने का काम किया, छत्रपति शिवाजी महाराज भोसले, उनको इतिहास में दर्जा नहीं दिया गया देखिएगा। लेकिन मुगलों को बहुत दर्जा दिया गया और मुगलों के बारे में पढ़ाई जाती है। जिस तरह से मुगल वंशों के बारे में हमें जानकारी दी जाती है, उसी तरह से हमें हिंदू धर्म के जो समझिए कि हिंदू धर्म को बचाने वाले या पूरे भारत को एकत्रित करने वाले जो शासक हुआ करते थे, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, इन सभी के बारे में भी हमें जानकारी दी जानी चाहिए। लेकिन भारत का इतिहास ही कुछ अलग है। आप पाकिस्तान में जाइएगा ना, तो पाकिस्तान में जानते हैं हिंदुओं के बारे में बताया था, महात्मा गांधी आतंकवादी है। हिंदू जो लोग होते हैं अपने ही बेटी का बलात्कार करते हैं और कोई अधिकार नहीं देते हैं। ये हिंदू मतलब अपने हिंदुस्तान के बारे में पाकिस्तानी अपने इतिहास में पढ़ाता है। मतलब कुछ कह नहीं सकते पाकिस्तान वालों को, मतलब अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे धर्म को नीचा दिखाते हैं लोग। तो सीधी सी बात है, किस शासक को आलमगीर के नाम से हम लोग जानते हैं, तो उस शासक का नाम था औरंगजेब, जिसने अपने पिता को ही राजगद्दी के लिए कैद कर लिया था। और औरंगजेब जो था वो अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिण भारत में बिताने का काम किया था। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न है, दामिन ई कोह। देखो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। दामिन ई कोह क्या है? दामिन ई कोह क्या है? तो याद रखिएगा, ये एक उपाधि है। पूछेगा जमीन है, पैसा है, उपाधि है, तो ये एक पद है। पद का मतलब उपाधि है। तो पूछेगा दामिन ई कोह क्या है? तो एक उपाधि है बाबू। क्या एक उपाधि है? क्या एक उपाधि है? अगला प्रश्न देखिए, बंगाल विभाजन कब हुआ? देखो बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था, लेकिन बंगाल विभाजन को 1911 में वापस भी कर लिया गया था। तो दो क्वेश्चन बचेगा, बनेगा यहाँ से, बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। बंगाल विभाजन वापस कब लिया गया? तो 1911 में, 6 साल के बाद वापस कर लिया गया। आगे देखिए 19 नंबर, कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया था? कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया था? 1946 में। हमारा इंडिया 1947 में आजाद हुआ, लेकिन संविधान लिखने की प्रथा 26 नवंबर 1946 से शुरू हो गया था, ठीक है ना। 26 नवंबर 1946 से देखो हम लोग का संविधान जो लिखने की प्रक्रिया थी लगभग 1946 में प्लान कर लिया गया था कि संविधान लिखा जाएगा। और लिख कर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। देखिए संविधान लिखकर कब तैयार कर दिया गया? 26 नवंबर 1949 को लिखकर तैयार कर दिया गया। इसी कारण से हर साल 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया? 1946 में। कैबिनेट मिशन का जो गठन किया गया था वो किसने किया था? तो वो तो पैथिक लॉरेंस ने। किसने? पैथिक लॉरेंस ने। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन का गठन किसने किया था? तो बोल सकते हैं आप पैथिक लॉरेंस ने कैबिनेट सभा का गठन या कैबिनेट मिशन का गठन किया था। कब किया था? 1946 में। अब एक और क्वेश्चन करता है कि कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे, यानी कैबिनेट मिशन से 3 क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ? 1946 में। कैबिनेट मिशन के संस्थापक कौन थे? उसके लीडर्स कौन थे में? तो पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? तो 3 थे। कितने? ठीक है, ये 20वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? 3 थे। अब देखिए आगे प्रश्न 21 नंबर देखते हैं। क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है, इसलिए बाबू इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए 21 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अवशेष कब मिला था? 1922 में। किनको मिला था? तो राखलदास बनर्जी को। अब ये कई बार क्वेश्चन करता है कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? राखलदास बनर्जी ने। उसका अवशेष कब मिला? 1922 में। कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में मिला, ठीक है ना। आगे देखिए विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था? तो देखो विजयनगर जो राज्य थी उसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के 2 इंसान ने किया था। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया? तो किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने। एक और क्वेश्चन करता है कि हम्पी किस राज्य से संबंधित है, किस साम्राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर से। एक और क्वेश्चन करता है बाबू कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक कौन था? तो अच्युत राय था। कौन था? अच्युत राय, ठीक है।
आगे प्रश्न देखिए 23 नंबर, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? तो हरिसेन ने किया था। प्रयाग प्रशस्ति एक पुस्तक का नाम है, उसकी रचना किसने किया? हरिसेन ने। 16 नंबर देखो, 16 जनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो याद रखिएगा, जब अशोक का साम्राज्य था, अशोक से पहले जब नंद वंश का साम्राज्य था, जिसे धनानंद का साम्राज्य था, बड़ी खतरनाक था, अयासी था शासक था, धनानंद का ना मतलब क्रूर शासक कहा जाता था। उस समय पटना यानी मगध के नाम से वो जाना जाता था। सबसे शक्तिशाली उस समय महाजन पद कौन था? मगध था। मगध, जिसको पटना के नाम से हम लोग जानते हैं। देखो बुआ, पटना का इतिहास बहुत पुराना है। जितना पटना सोचिए, सम्राट अशोक कहाँ के थे? पटना के। बिंदुसार कहाँ के थे? पटना के। आचार्य चाणक्य कहाँ के थे? पटना के थे। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ के थे? पटना के थे। मतलब बिहार की जो राजधानी पटना है, उसका गौरव सोचिए। बिहार के जो राजा थे वो ईरान तक शासन किए, दूसरे देश तक शासन किए थे। सम्राट अशोक जब एक पैर दूसरे देश में रखते थे ना, थर थर दुनिया कांपने लगती थी, याद रखिएगा। और आज उसी बिहार का धजिया हो चुका है। सबसे पिछड़ा राज्य बिहार, जबकि जो राज्य पूरे देश पर शासन किया था, याद रखिएगा, उस बिहार का दशा बिगड़ चुकी है। ठीक है ना। तो 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? वो था मगध। कौन था? मगध। ठीक है ना। आगे देखिए 25 नंबर, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया? अभी तो बताए थे, गुरु नानक ने किया था। तलबंदी में उनका जन्म हुआ था। आगे देखिए 26 नंबर, स्थापत्य कला का सबसे ज्यादा विकास किस मुगल शासक ने किया था? स्थापत्य कला मतलब डांस उन्स करने का, नृत्य उत्य करने का, कला का सबसे ज्यादा विकास किसने किया था? तो वो शाहजहां ने किया था। किसने किया था? शाहजहां ने। आगे देखिए 27 नंबर, 1920 में कौन आंदोलन हुआ था? 1920 में खिलाफत आंदोलन और 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है ना। तो 1920 में कौन आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। आगे 28 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ था। एक और क्वेश्चन करता है कि दांडी के साथ साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न देखिए, दांडी के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो वही तो बताए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। आगे देखिए 30 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? बाबू याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। और मोहनजोदड़ो का खोज या मोहनजोदड़ो का अवशेष किनको मिला? राखालदास बनर्जी को। कब मिला? 1922 में। ठीक है ना। यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो वो था आपका मोहनजोदड़ो। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या है? 31 नंबर प्रश्न है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? देखो, धम्म एक पुस्तक था जिसका प्रचार प्रसार भगवान बुद्ध ने किया था। देखो, भगवान बुद्ध जब धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे तो उस समय उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था। देखो, कई बार क्वेश्चन भी करता है कि भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य का क्या नाम था? तो कौन था? क्या नाम था? आनंद था। उनके बेटे का क्या नाम था? राहुल। भगवान बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। अब देखो, भगवान बुद्ध जब धम्म का प्रचार प्रसार किए तो अंत में आनंद से बोले थे कि मेरा जो धम्म है ना, वो लगभग 500 वर्ष तक ही चलेगा। जो 250 वर्ष तक, 250 से ज्यादा 2500 वर्षों तक जिसकी कोई कल्पना की गई थी, अब वो मात्र 500 वर्षों तक चलेगा। आनंद पूछा ऐसा क्यों गुरुजी? तो भगवान बुद्ध ने बोला कि मैंने अपने धम्म में स्त्रियों को सबसे कम दर्जा दिया, भिक्षुणी का दर्जा दिया है, स्त्रियों को कम महत्व दिया है। इसी कारण से मेरा धम्म जो है ना बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ठीक है ना। देखो, बहुत से जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो स्त्रियों को बहुत कम मतलब दर्जा दिया करते थे। देखिए, एक इंसान की मतलब सोच समझिए, जिस पुरुष को एक स्त्री जन्म देती है वही पुरुष उस स्त्री को कमजोर समझने लगता है, उसके संग दुर्व्यवहार करने लगता है। तो ये इंसान की सोच पर डिपेंड है। देखिए, तो धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था बाबू? किसने? कनिष्क ने। किस शासक ने? कनिष्क ने। आगे प्रश्न देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, हीनयान महायान। देखिए, दो व्यक्ति का नाम है हीनयान महायान संप्रदाय किस धर्म से? देखो, ये संप्रदाय है, हीनयान और महायान एक संप्रदाय है, लेकिन किस धर्म से बिलोंग करता है? तो हिंदू धर्म से। हिंदू धर्म में हीनयान और महायान एक संप्रदाय आता है। ठीक है ना। आगे प्रश्न देखिए, अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका था? देखो, अकबर इतना शक्तिशाली शासक था, लेकिन फिर भी एक ऐसा राज्य था जिस पर अधिकार नहीं कर पाया, उसका नाम था जोधपुर। क्या नाम था? जोधपुर पर अकबर जो ना अधिकार नहीं कर पाया था। आगे प्रश्न देखिए बाबू 34 नंबर, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र और इंडिका से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, क्योंकि अर्थशास्त्र का लेखक कौन है भैया? आचार्य चाणक्य है। तो उस समय किनकी शासन व्यवस्था चलती थी? तो मौर्य वंश की। तो इंडिका और मौर्य वंश, इंडिका और अर्थशास्त्र किस वंश की जानकारी मिलती है? तो वो वंश थी मौर्य वंश। कौन थी? मौर्य वंश। अगला प्रश्न, स्तूप का संबंध किस धर्म से?
देखो जो स्तूप था ना उसका संबंध ब्रह्म धर्म से था। कौन सा धर्म से? स्तूप का संबंध किस धर्म से? ब्रह्म धर्म से, ब्रह्म धर्म से, ब्रह्म धर्म से। आगे देखिए एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? देखो एलोरा का जो कैलाश मंदिर, कई बार पूछता है कैलाश मंदिर कहाँ, तो एलोरा में स्थित है। कहाँ है? एलोरा, महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित है। तो कहने का मतलब है कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर था उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण चालुक्य वंश ने करवाया था। किसने? चालुक्य वंश ने। अगला प्रश्न 37 नंबर, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? बाबरनामा। अकबर की आत्मकथा का नाम क्या नाम था? तो अकबरनामा। उसके लेखक कौन थे? अबुल फजल थे, अबुल फजल थे, ठीक है ना। तो बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा। आगे 38 नंबर प्रश्न है, विजयनगर का महानतम शासक कौन थे? पहले बता दिए, विजयनगर का सबसे महान सम्राट अच्युत राय था। कौन था? अच्युत राय। 39 नंबर, वास्को डी गामा भारत कब आया था? देखो भारत का खोज किसने किया? वास्को डी गामा। अमेरिका का खोज किसने किया? तो कोलंबस ने किया। कब किया? 1492 में किया। भारत का खोज वास्को डी गामा कब किए? तो 1498 में। कब? 1498 में, यानी 17 मार्च 1498 में भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था। अंतिम प्रश्न, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? दक्षिण भारत में। पहले मैं समझा चुका हूँ। इस तरह से इतिहास के लगभग 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको समझाया। इन सभी का एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर वीडियो क्वालिटी फ्रेश नहीं होगी तो वीडियो क्वालिटी 720 पर करके देखिएगा, एकदम फ्रेश आपको दिखाई देगी। और स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोट्स तैयार करिए। ये पार्ट 2 है। अभी 4-5 और इतिहास के पार्ट आपके आने वाले हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव का पूरा निचोड़, लॉन्ग क्वेश्चन का पूरा निचोड़ और ये शॉर्ट क्वेश्चन का भी पूरा निचोड़ आपको यहाँ पर इतिहास के मिल जाएंगे। सबका PDF भी आपको दे दिए जाएंगे। बस आप वीडियो को देखते रहिए और सभी लोगों के पास शेयर करते रहिए। जय हिंद।